राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रादेशिक भूगोल का जो प्रथम अध्याय था उसी के दूसरे भाग में, जैसा कि हमको ध्यान में, कल हमने एशिया महाद्वीप की एक सामान्य भौगोलिक जानकारी का खाका समझा। कैसे अक्षांश देशांतर हैं, 48 राजनीतिक इकाइयाँ यानी देशों के साथ विश्व के सबसे बड़े भूभाग को समाहित इस एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में मैं आज आपको यह स्पष्ट करूंगा कि कल की अपनी जो बातचीत थी उसमें यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आए हैं। पहला है, एशिया महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है। प्राचीन काल के अवशेषों के आधार पर मानव का जीवन जब पुरातन काल में प्रारंभ हुआ होगा, ऐसे कयास लगाए जाते हैं। उनमें प्रोफेसर स्कॉट इलियट के अनुसार अरब सागर के आसपास मानव का विकास हुआ था, परंतु 1892 ईस्वी में जावा जो द्वीप है उसमें प्राप्त मानव की खोपड़ी विश्व की अब तक की सबसे प्राचीन खोपड़ी है और वह ये सिद्ध करता है कि सर्वप्रथम मानव जीवन का उद्भव और विकास इसी एशिया महाद्वीप में हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास और कर्क रेखा के मध्यवर्ती इस मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु से मिश्रित इस क्षेत्र में लाखों वर्ष पूर्व, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव जाति का उद्भव और जन्म हुआ है। इसलिए यह एशिया महाद्वीप मानव का जन्मस्थल कहा जा सकता है। मनुष्य ने अपने विकास के साथ साथ अपने विकास क्रम में भाषा, सभ्यताएं, संस्कृति का विकास हुआ है। कल की चर्चा में आया ही था, यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का जन्मस्थल ही रहा है। दजला फरात नदी के किनारे पर सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं का विकास हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम सबको ध्यान में है कि भारत और वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिंधु नदी के सहारे सभ्यता का जन्म हुआ है। भारत की जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसी तरह से चीन में चीन की सभ्यता का विकास हुआ। तो ये मानव की जन्मस्थली है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सभ्यताओं का क्रेडल्स यानी पालना घर जन्मस्थली रहा है। तीसरी विशेषता है, यह मुख्य धर्मों की जन्मस्थली है। यहाँ मोटे तौर पर यदि देखें तो सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वह भारत में है। फारसी धर्म का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ, जो अग्नि पूजक हैं, जरथुस्ट के अनुयायी हैं। मुस्लिम या हम कह सकते हैं मोहम्मद साहब का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ है, अरब क्षेत्र में। मक्का मदीना उनके पवित्र केंद्र है। तो हिंदू, मुस्लिम, ठीक इसी तरह से ईसाई धर्म की जन्मस्थली जो यरूशलेम है वह भी यहीं है। विश्व के अन्य प्राचीन जो धर्म हैं, उन जिनको हम प्राकृतिक धर्म कह सकते हैं, उनका भी जन्मस्थली एशिया माना जाता है। महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म, ठीक इसी तरह से महावीर स्वामी के जन्म के बाद और उन जैन धर्म, यानी कुल मिलाकर जो यहूदी धर्म है, चीन का यहूदी धर्म है, उसके प्रसिद्ध धार्मिक नेता जिन्हें मूसा कहा जाता है, उसका भी जन्म स्थान यही है। चीन में स्थापित होने वाले जो धर्म है, बौद्ध धर्म से पूर्व दार्शनिक कन्फ्यूशियस का भी जन्म स्थान यही है। तो बड़े विश्व के धर्म जिनके अनुयायी संपूर्ण विश्व में हैं, उन सब का जन्मस्थली भी एशिया महाद्वीप है। भूगोल की दृष्टि से, चूँकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो भूगोल की दृष्टि से कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं
ये हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है, यह विविधताओं का महाद्वीप है। यहाँ पर भौगोलिक विविधताएं, यहाँ ने सांस्कृतिक विविधताओं की हमने बात की, वहीं पर भौगोलिक विविधताएं, तो भौगोलिक विविधताओं में भू आकृतिक स्वरूप को यदि हम देखेंगे तो सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट यहीं हैं। सबसे गर्म रेतीले भाग इसी क्षेत्रों में हैं। सबसे गहरे समुद्री भाग मिंडानाओ गर्त प्रशांत महासागर में यहीं पर है। सबसे ठंडे जन्म स्थान बर्फीले स्थान वर्खोयांश वो भी यहीं हैं। यानी एक विशिष्ट प्रकार की भू आकृतिक स्वरूप वाला ये एशिया महाद्वीप है, जहाँ ऊंचे पर्वत है, विशाल नदियों के मैदान हैं, विशाल डेल्टाई क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, मरुस्थली क्षेत्र है। यानी भू आकृतिक दृष्टि से देखेंगे तो सर्वाधिक रूप से विविधताएं एक महाद्वीप में पाई जाती है। वह सर्वत्र सबसे अधिक एशिया में हमें दिखाई देती है। दूसरा बिंदु विविधताओं की दृष्टि से देखें तो जलवायु है। सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में है, जहाँ का तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक औसत रहता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जिसकी अभी चर्चा हुई है रूस में वर्खोयांस्क, यहाँ का न्यूनतम तापमान माइनस यानी 0 से भी नीचे 68 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र विश्व का भारत में मासिनराम है और वार्षिक वर्षा वहाँ पर 1140 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी अरब में अदन उसके अंतर्गत आता है, जहाँ 10 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया, और उसके बाद तीसरे स्थान पर विविधताओं में देखेंगे हम तो मिट्टी मृदा। चूँकि ये वनस्पति क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। उन सब में भी सर्वाधिक रूप से विविधता पाई जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है, पहाड़ी मिट्टी का क्षेत्र है, नदियों के लाई हुई ताज़ा डेल्टाई और कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। तो यहाँ के मरुस्थलीय भाग हैं जो जनशून्य हैं, वनस्पति शून्य हैं। यहाँ के ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, वहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कुल मिलाकर मृदा की दृष्टि से सर्वाधिक विविधताएं एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति जो चौथा हमारा मुख्य बिंदु होता है विविधताओं को देखने का, तो यहाँ भूमध्य रेखीय वन हैं, कोनधारी वन हैं, मरुस्थली और कंटीली झाड़ियाँ हैं, मानसूनी वन है, सवाना तुल्य है, स्टेपीज के घास के मैदान हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी वनस्पति की सभ्यता का जो इसका नामकरण किया गया था उसके अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो वानस्पतिक विभिन्नताएं और जैव विविधता की दृष्टि से भी सर्वाधिक रूप से जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यदि फ्लोरा और फोना दोनों को मिलाकर हम बात करें, यानी वनस्पति जगत और जैव जगत की भी बात करेंगे, तो यहाँ के ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले भालू, हज़ारों प्रकार की यहाँ की छोटी छोटी तितलियाँ और वनस्पति की भिन्नता के साथ निर्भर करने वाले शाकाहारी जीव जंतु, रोडेंट्स जो सरीसृप और अन्य विविध प्रकार के जितने भी जीव जगत है, उस जीव जगत की भी सर्वाधिक रूप से विविधताएं हमें देखने को मिलती है। तो प्राकृतिक रूप से जो 4 मुख्य आधार हैं उसके आधार पर एशिया महाद्वीप को हम विविधताओं का देश कह सकते हैं। आर्थिक विविधताएं जो यहाँ के जन सामान्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर आधारित है, उनमें कृषि में सर्वाधिक रूप से विभिन्नताएं हैं। कहीं व्यापारिक कृषि है, कहीं आजीविका की कृषि है, कहीं पर वनवासी बंधुओं द्वारा झूमिंग खेती की जाती है, कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कहीं ट्रक फार्मिंग है। जापान में फूलों की खेती, फलों की खेती और भारतवर्ष में मानसूनी आधारित जीवन निर्वाह खेती इसके प्रमुख उदाहरण देखे जा सकते हैं। औद्योगिक विविधताएं, मानव ने अपने विकास की इस प्रक्रिया में उद्योगों की स्थापना की है। तो उद्योगों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, लघु, मध्यम और कुटीर। ठीक इसी तरह से भारी उद्योग या विनिर्माण उद्योगों में जिनमें तकनीक का सबसे बड़ा प्रयोग किया जाता है, तो वे कुछ खनिज आधारित उद्योग हैं, कुछ कृषि आधारित उद्योग हैं और कुछ जो है आपका अन्य कच्चे माल पर आधारित है। तो उन सब में भी
इस क्षेत्र में जापान तकनीक के रूप में सर्वाधिक अग्रणी देश है वहाँ पर। ठीक इसी तरह से पेट्रोलियम और रिफाइनरीज के अभी वर्तमान में सबसे अधिक जो है आपका खाड़ी देशों में विकास हुआ है। रशिया में भी यानी रूस, सोवियत रूस में सर्वाधिक रूप से उद्योगों का विकास हुआ है। चीन अभी वर्तमान में औद्योगिक विकास की दौड़ में विश्व में प्रथम स्थान पर दिखाई देता है। भारत भी औद्योगिक दृष्टि से एक संपन्न देश है। खनिजों की विविधता, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली भारत में उपलब्ध है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। तो सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो खनिजों की विविधता के रूप में देखेंगे तो धात्विक, अधात्विक और विभिन्न प्रकार के खनिज, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो, चाहे स्थलीय भाग हो, मरुस्थलीय भाग हो, सभी स्थानों पर खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभ्रक, मैग्नीज, टंगस्टन, टिन, लोहा, कोयला, तांबा जो उद्योगों को प्रमुख आधार प्रदान करते हैं। उसके अलावा खनिज तेल और ऊर्जा के संसाधनों में को देखेंगे तो सर्वाधिक रूप से विश्व का जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो इन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित होता है। कोयला भी जो नदियों की घाटियों में पाया जाता है, कार्बोनिफेरस युग में जो हलचल मची थी उससे कोयले का उत्पादन भारतवर्ष, चाइना और अन्य बड़े कंट्रीज़ में यहाँ पर पाया जाता है। मानवीय विविधताएँ, मानव का रहन सहन, मानव की भाषा, मानव का धर्म, इन सबको यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विविधताएँ दिखाई देती है। साथ ही यहाँ मेरी मानवीय विविधताओं का मतलब ह्यूमन रेस से है, मानव प्रजाति वर्ग से है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रजाति वर्ग है, कॉकेशियन प्रजाति वर्ग है, पीली जाति के लोग यानी चाइनीज़ जो है वर्ग है। इसी तरह से एक जापानी वर्ग है, उसी का सब डिवीज़न है। इसी तरह से दक्षिण में देखेंगे तो हम निग्रो वर्ग के लोग हैं। हम जो भारतवर्ष में और मानसूनी क्षेत्र में जो लोग हैं वे सब अपने आप को आर्यन कहते हैं। तो विभिन्न प्रजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। मानवीय विविधताओं की दृष्टि से जनसंख्या के घनत्व को भी हम सम्मिलित किया जा सकता है और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में 6,687 वर्ग किलोमीटर जहाँ दिखाई देता है, वहीं पर एक व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम घनत्व मंगोलिया में पाया जाता है। और सांस्कृतिक विविधताओं की हम चर्चा पर्याप्त रूप से कर चुके हैं। यहाँ की जीवन पद्धति, यहाँ का आचरण, यहाँ का व्यवहार, यहाँ के पहाड़ी और जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ, चाहे वो एस्किमो हों, बद्दू हो, भील हों, गोंड हों, इन जनजातियों के अलावा महानगरों की सभ्यता भी हमें यहाँ पर विकसित दिखाई देती है, जिसमें विश्व का घनी आबादी का क्षेत्र टोक्यो है, संघई है। हाँ, इसी तरह से भारत में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास है, पाकिस्तान में कराची हैं, उधर दुबई है और रशिया में मॉस्को है। तो बड़े महानगरों की सभ्यता से लेकर जंगली जनजीवन तक की विविधताएँ यहाँ पाई जाती है। इस प्रकार आज के इस 2 दिवसीय विभाग में हमने एशिया महाद्वीप का एक सामान्य परिचय जिसको हम कह सकते हैं वह परिचय हम सबको मिला है। पहले भाग में हमने भौगोलिक विशिष्टताएं और यहाँ की कुछ स्थिति, भौगोलिक स्थिति उसके बारे में जानकारी थी और आज के इस अध्याय में एशिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं एक बार वापस प्रमुख बिंदु में रिपीट कर रहा हूँ। पहला है मानव जाति का यहाँ पर जन्मस्थल है, दूसरा ये यहाँ का धर्मों का भी जन्मस्थल है, तीसरा सभ्यताओं का जन्मस्थल है, फिर विविधताओं वाला ये महाद्वीप है, उसमें भूआकृतिक विविधताएं हैं, यहाँ पर जलवायु की विविधताएं हैं, यहाँ पर मिट्टी की विविधताएं हैं, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की विविधताएं हैं, यहाँ की जैव जगत की विविधताएं हैं, यहाँ की आर्थिक विविधताओं में देखेंगे तो खेती की विविधताएं हैं, कृषिगत विविधताएं हैं, औद्योगिक विविधताएं हैं, खनिज संसाधन की विविधताएं हैं। मानवीय विविधताओं में देखेंगे तो विभिन्न प्रजाति की और जनसंख्या के वितरण की विविधता है और सांस्कृतिक विविधताएं जो हमारे जीवन शैली से संबंधित होती है। तो द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए जो प्रादेशिक भूगोल है उस प्रादेशिक भूगोल में एशिया महाद्वीप का ये प्रथम अध्याय आज पूर्ण होता है। धन्यवाद।